क्वेश्चन नंबर इज 29A. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या बताया हुआ है। ध्यान से देखिएगा 29 का ए पार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम फॉर द ईयर 2019-20। देखिए हमसे ये पूछा गया है कि 2019-20 का स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, बस ये बताना है। हमें डाटा प्रोवाइडेड है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को जो इस बार पेमेंट की गई वो गिवन है। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस है। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा जी ये आपको बिल्कुल प्रॉब्लम देना था इसे, इसमें सेल वैल्यू भी गिवन है। इस बार हमने स्पोर्ट्स मटेरियल बेच भी दिया, 35,000 बुक वैल्यू थी, लेकिन हमने उसे बेचा है 15,000 में। मतलब मेरे पास 35,000 रुपए का सामान था और हमने उसे 15,000 में बेच दिया। ठीक है जी, देखते हैं इसका क्या करना है। फिर हमें कैश परचेजेस भी गिवन है स्पोर्ट्स मटेरियल की 1,30,000 कैश परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 2019-20, ये अलग से कैश परचेजेस गिवन है। तो बेटे देखो, अगर आप ध्यान से समझो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या प्रोवाइडेड है। एक तो ओपनिंग स्टॉक गिवन है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर गिवन है, क्रेडिटर के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, कैश परचेजेस गिवन है, और स्पोर्ट्स मटेरियल जो इस बार बेच दिया गया वो वैल्यू भी बताई गई है। और इसके अलावा हमें ये बताया गया है कि देयर वाज जीरो स्टॉक एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20, मतलब जो हमारा करंट ईयर है 19-20, इसमें एंड में आके हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल जीरो हो चुका था। ये क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए जहां पे आपको स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम की एडजस्टमेंट करनी है। ध्यान रखिए कि इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक जीरो है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं बचा है। लो जी, ये हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां इसकी हेडिंग लिख देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई मुश्किल नहीं है जी, बस आप देखते हुए चलिएगा। बेटे स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड हमें निकालना है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड निकालने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा परचेजेस, और तीसरी चीज जो हमें चाहिए होती है वो होती है क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक हमें बताया गया है 60,000, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 0, उसने कहा है ना कि लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक की कोई वैल्यू बची नहीं है, तो भले आप क्लोजिंग स्टॉक लिखिए मत, या फिर अगर लिखे तो आप 0 लिख दीजिए। एक और चीज है कि इसमें हमें सेल्स भी गिवन है। बेटे एक बात समझना जरा, अगर मान लीजिए कि आप कोई भी सामान बेच देते हो, आपके पास शुरुआत में जितना सामान था आप खरीद रहे हो तो उसे ऐड कर रहे हो। अगर आप कोई भी सामान बेचोगे तो बेटे जी बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, वो चीज उसमें से माइनस हो जाएगी।
भाई अगर मान लो मैं वो चिप्स वाला ही पैकेट लेके आपको ये वाली बात भी समझाऊं, तो आप जरा देखिए और बताइए। हाँ जी बेटे देखिए जरा, चिप्स वाले पैकेट के एग्जाम्पल से समझते हैं। बेटे शुरुआत में आपके पास 5 चिप्स के पैकेट, आपने ड्यूरिंग डे टाइम 2 चिप्स के पैकेट खरीद लिए, आपके पास कितने चिप्स के पैकेट हो गए? 7। फिर मैं कहता हूं जी डे टाइम में ही आपने अपने दोस्त को 3 चिप्स के पैकेट बेच भी दिए, तो आपके पास अब चिप्स के पैकेट कितने हैं? बढ़े या घटे? ऑफ कोर्स घट गए। भाई अगर बिकेंगे तो चिप्स के पैकेट तो चले जाएंगे ना, तो ये घट गए, कितने पैकेट रह गए? 4। फिर आपको ये बताया जाता है कि नाइट में आपके पास एक ही पैकेट बचा हुआ है, तो बताइए अब कंज्यूम कैसे निकाला जाए? बताइए कितने कंज्यूम हो गए? सुबह 5 चिप्स के पैकेट थे, 2 खरीद लिए, 3 बेच दिए और आखिरी में सिर्फ 1 बचा हुआ है। यस 2 कंज्यूम हो गए। आप समझिए भाई शुरू में 5 थे, 2 मैंने खरीद लिए, तो कुल मिला के 7 चिप्स के पैकेट हो गए, 3 बेच दिए, तो यानी कि 4 बचे। और 4 में से अगर 1 बचा हुआ है तो कितने कंज्यूम हुए? 2 हुए या 3 हुए? 3 पैकेट कंज्यूम हुए। समझे? बोलिए। यस सर। यानी कि अब आपने कंज्यूम गुड्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाया है? आपने ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को प्लस किया और सेल्स को आपने माइनस किया और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया। अगर आपको सेल्स गिवन होगी तो बहुत सिंपल सी बात है, वो आपके स्टॉक में से कम हो जाती है वैल्यू, तो आप उसे माइनस करेंगे। लेकिन अब सेल की 2 वैल्यूज आपको गिवन होती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी गिवन है। अब बेटे कौन सी वैल्यू ली जाए? तो सुनिए, पहले तो 2 वैल्यू है कौन कौन सी? एक होती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है ये वो वाली वैल्यू है जितने का सामान है। फिर एक होती है सेल वैल्यू, मतलब वो वैल्यू जिस पे वो बिकी। अब देखिए मेरे पास कोई 10,000 रुपए की चीज है, ये तो जरूरी नहीं है कि वो 10,000 में बिके, ज्यादा में भी बिक सकती है, कम में भी। मैं बेटे यहां पे कौन सी वैल्यू लूं? मैं यहां पे हमेशा ही बुक वैल्यू लूंगा। कारण भाई देखो बुक वैल्यू वो वैल्यू है जितने का वो सामान मुझे पड़ा था, तो जब मैं वैल्यू माइनस करूंगा तो मैं वही वैल्यू माइनस करूंगा ना जितने का सामान मेरे पास था। अब वो बिक गया, उसकी वजह से घाटा नुकसान, वो एक अलग बात है। यहां पे हमेशा सब्ट्रैक्ट कौन सी वैल्यू होगी? बुक वैल्यू। समझ में आई ये बात? और इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू 35,000 गिवन है। लो बस बेटे जी, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, इस तरीके से मैंने परचेजेस में लिख दिया माइनस करके। परचेजेस में से माइनस कर दिया? हाँ नहीं आप परचेजेस में ही नहीं नहीं नहीं, इसे इस तरीके से दिखाना है, ठीक है? ओके सर। अब बेटे परचेजेस अगर चाहिए तो परचेजेस के लिए आपको बनाना पड़ेगा सप्लायर अकाउंट। आइए तो मिलके सप्लायर अकाउंट भी बनाते हैं। ये लो बेटे जी, ये है हमारा सप्लायर अकाउंट। सप्लायर से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और बताइए। सबसे पहले है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सप्लायर से रिलेटेड नहीं है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स 19-20 में 3 लाख रुपए हमने क्रेडिटर्स को दिए, मतलब हमने अपने सप्लायर को 3 लाख रुपए इस साल दिए। तो अगर आपने 3 लाख रुपए दिए तो उसके लिए एंट्री हुई होगी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या फिर आप टू कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं। और यहां कितना अमाउंट आएगा? 3 लाख रुपए। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल
बिगिनिंग में 1 लाख थे बेटे। जो बिगिनिंग का बैलेंस होता है क्रेडिटर्स का, वो होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपए, ये किस चीज का बैलेंस है? क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद 31/3/2020 का भी क्लोजिंग बैलेंस गिवन है क्रेडिटर्स का। तो ये वाला बैलेंस भी आपका कैरेट डाउन होगा डेबिट साइड में, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा कैरेट डाउन डेबिट साइड में ही होता है। क्रेडिटर लिखेगा 80,000 रुपए। फिर हमें गिवन है कि स्पोर्ट्स मटेरियल इस साल कितना बेच दिया। बेटे आप कितने का भी बेचो, उसको सप्लायर से तो कोई लेना देना नहीं है उस वैल्यू को, तो वो यहां आएगा नहीं। और इसके अलावा गिवन है कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 1,30,000। इस बार कैश परचेजेस भी है। वो कैश परचेजेस का सिर्फ पर्पस क्या होगा, यहां से क्रेडिट परचेज निकल आएगा और वो टोटल परचेज के लिए यूज किया जाएगा। तो मतलब वो भी यहां नहीं आएगा। बस इतनी ही वैल्यूज गिवन है। अब आप यहां पे परचेजेस को फाइंड आउट कर लीजिए। डेबिट साइड का टोटल आपका ज्यादा आ रहा है 3,80,000। 1 लाख रुपए आप उसमें से माइनस करिए, 2,80,000 रुपए। ये आपको पता ही है कि जो भी परचेज यहां से आता है सप्लायर अकाउंट से, वो हमेशा ही कौन सा परचेज होता है? क्रेडिट परचेज। तो ये जी ये क्रेडिट परचेज है, मैंने क्रेडिटर लिख दिया था, क्रेडिट परचेज। टोटल परचेज अब कैसे निकले? देखो 2,80,000 उधार का परचेज है, इसमें कैश को आप प्लस कर दीजिए 1,30,000 रुपए, तो ये हो जाएगा 4,10,000, 4,10,000। अब बेटे बस इसका टोटल कर दो। 4,10,000 खरीदा, 60,000 पहले था, 4,70,000 हो गया। 4,70,000 में से 35,000 रुपए का आपने बेच दिया, तो आपके पास अब कितने रुपए का बचा? 4,35,000 रुपए। बताइए जी, समझ में आया या नहीं? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. ओके जी, लो बेटे 29 का ए भी हो गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें एक और चीज वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ रही है, वो जानते हैं क्या? देखिए हमने स्पोर्ट्स मटेरियल को जब बेचा तो वो 35,000 का था, लेकिन बिका कितने में? 15,000 में। इसका मतलब 35,000 का सामान आप मार्केट में 15,000 में बेच के आ गए। 35,000 का सामान 15,000 में आपने मार्केट में बेचा। बताओ बेटे फायदा करा के आए हो या नुकसान? सर 20,000 का नुकसान। हाँ, 20,000 का जो नुकसान है वो भी डेबिट साइड में दिखाया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसे लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल। लेकिन देखिए इससे अलग, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज से अलग, ये यूज नहीं हुआ है, ये तो हमारा नुकसान हुआ है, और नुकसान हुआ है सेल करते वक्त 20,000। ये हमने कैसे निकाला? 35,000 का हमारे पास था सामान और हमसे वो बिका कितने में? सिर्फ 15,000 में, तो 20,000 रुपए का नुकसान हो गया। बस बेटे जी इतनी ही आसान थी ये एडजस्टमेंट। इसमें एक जगह पे आप अटक सकते थे, वो था सेल्स, और मेरे ख्याल से इसी ने आप सबको ट्रबल किया। क्या अब आपको क्लियर है सेल्स का क्या करना है? यस सर। Yes, sir. ओके जी, तो अब आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का बी पार्ट। देखिएगा 29 का बी पार्ट, ये लो जी, ये रहा क्वेश्चन।
हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स ट्रीटेड while preparing final accounts of a club for the year ended 31st March 2019। पहली तो एक चीज़ ये, यहाँ पे आपसे फाइनल अकाउंट्स मांगे गए, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं, यानी कि इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट तीनों चीज़ें बनानी होगी। अब आइए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पर। रिसिप्ट एंड पेमेंट में आप ध्यान से देखिए, रिसिप्ट साइड है एंड दिस इज पेमेंट साइड। मेरे बेटे रिसिप्ट में हमें बताया हुआ है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,37,000, 1,37,000 में हमने स्पोर्ट्स मटेरियल्स को बेच दिया। इनकी बुक वैल्यू थी 1,10,000, यानी कि 1,10,000 का सामान 1,37,000 में बिक चुका है। 27,000 रुपीज का इसमें फायदा हुआ है। आगे देखिएगा, पेमेंट्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया कि क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल है 3 lakhs और कैश परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है 80,000। ये है हमारे जो हमने इस बार क्रेडिटर्स को पेमेंट की और ये है कैश परचेज। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आएंगे तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों गिवन है और क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। दिस इज वेरी वेरी इजी, 29 के ए पार्ट की तरह ही है। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें सेल्स बिल्कुल वैसे ही ट्रीट होगा जैसे 29 के ए पार्ट में हुआ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तीनों चीजें बना लीजिए। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ही फाइनल अकाउंट्स की है और ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी, बिल्कुल छोटी सी। लो जी, ये है हमारी नन्ही मुन्नी प्यारी सी ओपनिंग बैलेंस शीट। इसके अलावा हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो लो बेटे जी, ये बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस बार मैं प्रॉपर फॉर्मेट से नहीं बना रहा हूं, जल्दबाजी में करना है, इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर फॉर्मेट में आपको कई क्वेश्चंस में बता चुका हूं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी काम करेंगे। ये लो, ये बन गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जी इसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये है जी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। क्या चीज गिवन है हमें, स्पोर्ट्स मटेरियल, फिर से वही। तो स्पोर्ट्स मटेरियल बेटे शुरू कहां से होती है ये वाली एडजस्टमेंट, डेबिट साइड से। तो यहां लिखेंगे टू स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, और स्पोर्ट्स मटेरियल में इसमें ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है। मैं वैल्यूज भी साथ साथ लिख देता हूं। 1,20,000 प्लस किया जाएगा परचेजेस गिवन नहीं है, वो हमें निकालना होगा, माइनस इसमें सेल्स किए जाएंगे, सेल्स हमें गिवन है, और माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए सेल्स में बताया गया है बुक वैल्यू 1,10,000 है, लेकिन बिका है 1,37,000 में। बताओ बेटे बताओ, यहां मैं क्या वैल्यू लूं? सर 1,10,000, 1,10,000। 1,10,000। क्या मैं 1,37,000 नहीं ले सकता? वो सर फिर कुछ और करना होता ना भैया। हाँ बेटे, वो फिर इनकम में चला जाएगा 27,000। देखिए यहां हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने रुपए का सामान है हमारे पास। तो बेटे जितने का खरीदा होगा आप उतनी ही वैल्यू रखेंगे ना, बेचा कितने में उससे थोड़ी ना कंपेयर करेंगे। तो यहां पे सेल वैल्यू ली जाएगी, बुक वैल्यू 1,10,000 और क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का 1,50,000। बस इसमें एक ही चीज मिसिंग है, वो है परचेजेस। और परचेजेस जब जब मिसिंग होता है
तो परचेजेस निकालने के लिए बताओ बेटे किसको अवतार लेना पड़ता है? साक्षात सप्लायर अकाउंट। ये हमारे लिए किसी भगवान से कम है क्या? हम क्वेश्चन में फंसते हैं, जैसे ही हाथ जोड़ते हैं भगवान प्रकट होते हैं, हम भगवान की पूजा करने के लिए इधर उधर थोड़े से बैलेंसेस डालते हैं, और प्रभु की कृपा देखो बेटे, प्रभु तो बेटे जी बिल्कुल आपकी बात सुनते हैं और आंसर बता देते हैं। ये आएगा जी सप्लायर अकाउंट, सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। आपने सर क्लोजिंग में क्या डाला था? क्लोजिंग स्टॉक वाली अमाउंट। क्लोजिंग स्टॉक बुक में गिवन है 1,50,000, 1,50,000। ठीक है, हाँ 1,50,000। चलिए अब सप्लायर बनवाइए। सप्लायर में रिसिप्ट साइड में बेटे सेल्स गिवन है, ये तो आएगा नहीं। क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट की है 3 लाख रुपए, ये आएगा। और ये किस साइड आएगा? डेबिट साइड में, टू बैंक अकाउंट। कैश परचेजेस इसमें आएगा नहीं। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, वो भी यहां नहीं आएगा। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल है, ये लायबिलिटी है, ये दोनों यहां आएंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स हमें गिवन है 45,000 का ओपनिंग बैलेंस और 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी क्रेडिटर्स। क्लोजिंग बैलेंस हमें बताया गया है 60,000। बस बेटे जी यहां से परचेजेस आ जाएगा। 3,60,000 डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। आप 3,60,000 से क्रेडिट साइड को माइनस करिए, 3,15,000 आएगा, और ये आपका क्या बनेगा? परचेजेस। लिख दीजिए बाय परचेजेस 3,15,000। यही परचेजेस आप कहां लेकर जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। कैश परचेज ऐड करेंगे ना इसमें? हाँ वही तो चेक कर रहा था। 3,15,000 बताइए कौन सा परचेज है? 3,15,000 तो क्रेडिट परचेज आया, लेकिन यहां क्रेडिट नहीं टोटल परचेज आता है। तो 3,15,000 में 80,000 प्लस करिए, जो कि कैश परचेज था। टोटल परचेज हुआ 3,95,000। बताइए जी, पूरा प्लस माइनस करिएगा, 2,55,000 आएगा। बात पल्ले पड़ी या नहीं? यस सर। इसके अलावा हमें सर पढ़ के एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट दिखाना। अभी कुछ भी नहीं है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, सिर्फ बना के छोड़ रखिए। कुछ नहीं है। अच्छा बेटे अब देखो, ये बताओ जो स्पोर्ट्स मटेरियल बेचे गए उस पे फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर 27,000 का फायदा। फायदा, प्रॉफिट। यस। तो ये फायदा कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। इसे लिखा जाएगा बाय गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, और फायदा है 27,000 रुपीज। लो जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो चीज जहां जानी थी हमने ट्रांसफर कर दी। अब बारी है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट की। तो बेटे इनमें सिर्फ बैलेंसेस जाते हैं। आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में ध्यान से देखिए, आपको स्पोर्ट्स मटेरियल के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। स्पोर्ट्स मटेरियल एक एसेट होता है, तो आप इसे एसेट साइड में दिखाएंगे। शुरुआत वाला है 1,20,000, वो आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो 2019 में गिवन है वो है हमारा एंड में स्पोर्ट्स मटेरियल। तो ये आएगा जी बिल्कुल एंड में जाके 1,50,000। और इसके अलावा क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल भी गिवन है। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी साइड आएगा। जो शुरू में है वो आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में 45,000,
और जो हमें एंड में बताया हुआ है वो बताने की जरूरत ही नहीं, वो कौन सी बैलेंस शीट में आएगा, एंड में आएगा जी। देखिए बस इतना ध्यान रखिए, बैलेंस शीट में सिर्फ बैलेंसेस आते हैं, ट्रांजैक्शंस नहीं आती हैं। जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में गिवन है वो नहीं आएगा यहाँ पे, जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैलेंसेस के तौर पे गिवन है बस वो आएगा 60,000। बैलेंस शीट का टोटल इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है। लो जी, ये अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में तो 3 मार्क्स में आएगा और इस तरीके से करके आ रहा है। कोई समस्या हो इसमें तो बताएं। नो सर, नो। ओके जी, सभी बच्चों को क्लियर हो गया इसका मतलब। बोलो बेटे, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। सर एक बार इनकम साइड में ये बताना क्या लिखा हुआ है, आपको ब्लड दिख रहा है? ये है बाय गेन ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। गेन हुआ था ना 27,000 का। लो जी, बस एक क्वेश्चन बचा है अब हमारा इस टॉपिक का, उसे भी हम झटपट खत्म कर देते हैं। 28 ध्यान सभी का क्वेश्चन पर रहना चाहिए। देखिए जी, कैलकुलेट द अमाउंट that will appear against the item stationery account in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2019। कहते हैं जी आप कैलकुलेट कर दीजिए कि कितना अमाउंट स्टेशनरी अकाउंट में आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में कितनी स्टेशनरी हमें दिखानी है। अब क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए। 1 अप्रैल 2018 ये शुरुआत की डेट है, 31 मार्च 2019 ये लास्ट डेट है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। अगर हमें स्टॉक दिख रहा है तो बस एक ही चीज की दरकार रह जाती है, वो है परचेज। अब उसके लिए इस इंफॉर्मेशन को पढ़िए। ड्यूरिंग 2018-19 करंट ईयर में the payment made to these creditors amounted to rupees 1,62,000। कहते जी ये जो क्रेडिटर्स है हमने इनको पेमेंट की थी 1,62,000 की, ठीक है। स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर वाज 25% ऑफ द टोटल परचेज ऑफ स्टेशनरी। अब देखो यहां वो क्या कह रहा है कि भैया देखो जो कैश में हमने स्टेशनरी खरीदी है ना वो 25% है किसका, टोटल परचेसेस का। अब देखिए होता क्या है, जब बच्चा कंसेप्ट समझ जाता है तो फिर क्वेश्चन ओछी हरकतों पे आ जाता है और वो इस तरह से वैल्यूज को छुपाने लगता है। उसने कहा जी देखो कैश परचेज जो है ना हुआ तो है लेकिन वो 25% है किसका, टोटल परचेज का। ये वैल्यू बताई गई है। चलिए करते हैं इसे भी। क्वेश्चन नंबर 28 जल्दी से आइए। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्यूशन। स्टेशनरी कितनी यूज हुई ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू दिखाई जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो भी डेबिट साइड में। इसने सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए कहा है, यानी कि इसने सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की ही डिमांड की है। तो ना इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता है और ना ही क्लोजिंग बैलेंस शीट। लो बेटे, जो चीज क्वेश्चन ने मांगी वो हमने यहां बना डाली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पूरा लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। और ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2019। अब आप देख लीजिए इसमें हमें क्या क्या गिवन है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है।
तो देखिए 3 चीजें चाहिए होती है स्टेशनरी यूज को निकालने के लिए। टू स्टेशनरी यूज्ड कंज्यूमेबल गुड्स की एडजस्टमेंट के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। इसमें कोई सेल्स की वैल्यू तो है नहीं, तो वो माइनस करेंगे नहीं, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ये मैंने शॉर्ट में ओपनिंग स्टॉक लिख दिया है, O/S। ओपनिंग स्टॉक है 30,000 और क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है 25,000। देखो बेटे एक और बात सुनना जरा, ये जो डेट गिवन होती है ना ईयर की क्वेश्चन में, इसे भी बहुत ध्यान से देखा करो। जैसे 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2019। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको ये बहुत ध्यान से देखने के लिए, क्योंकि कई बार 2019 पहले होती है और 2018 बाद में, यानी कि पहले करंट ईयर और बाद में प्रीवियस ईयर। अगर आपने ये वैल्यूज को देखने में, रीड करने में गलती कर दी तो आंसर गलत हो जाता है। लो बेटे, वही ट्रेडिशनल दिक्कत, परचेजेस मिसिंग है, वही पुराना दुखड़ा, और उस दुखड़े का निपटारा करने के लिए हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे और भगवान अपना दूत भेज देंगे। बताओ बेटे उस दूत का क्या नाम है? सप्लायर अकाउंट। वेरी वेरी गुड। लो जी, ये सप्लायर अकाउंट प्रकट हो गया एक बार फिर से आपकी सहायता करने के लिए। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी है लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा 40,000 रुपए। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस ये आएगा जी डेबिट साइड में। और कितना गिवन है हमें क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस? 58,000। वेरी वेरी गुड। और इसके अलावा ये बताया गया है कि 18-19 में क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किए 1,62,000, तो यहां आएगा टू बैंक अकाउंट 1,62,000। टोटल करेंगे तो ये 2,20,000 बनेगा, 2,20,000। 2,20,000 में से आप क्रेडिट साइड माइनस करिए, 1,80,000 आएगा। ये कौन सा परचेज आया बताइए जरा? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज। Credit purchase. वेरी वेरी गुड। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसने थोड़ी सी शरारत की है, कैश परचेज को परसेंटेज में बताया है। तो बेटे इसे देखो कैसे सॉल्व करना है। मुझे ये बताओ टोटल परचेज कैसे आता है? क्या टोटल परचेज दोनों परचेजेस का जोड़ होता है? कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज? आंसर इज यस, इन दोनों का ही टोटल परचेज बनता है। इसमें से अमाउंट किसका पता है? अमाउंट हमें पता है क्रेडिट परचेज। अभी हमने निकाला 1,80,000 रुपए। बेटे अब जरा ध्यान से सुनना, हमें क्या गिवन है? हमें यहां बताया गया है कैश परचेजेस टोटल परचेजेस का 25% है। 25% का मतलब ये है कि अगर टोटल परचेज 100 रुपीज है, क्योंकि पर सेंट का मतलब ये क्या होता है, पर 100। अगर कोई भी चीज 25% है तो मतलब वो 100 के कंपैरिजन में 25 है। यानी कि अगर टोटल परचेज 100 रुपीज है तो इसका मतलब कैश परचेज है 25। इस हिसाब से बताइए क्रेडिट परचेज कितना हुआ? 75। 75। ठीक है,
देखिए अब मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स की बातें बताने वाला हूँ। हालांकि आप तो मैथमेटिक्स के धुरंधर हैं, फिर भी एक बेसिक बात है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसकी मुझे यहाँ पे जरूरत है समझाने के लिए। मैथमेटिक्स में नंबरों को दो तरीके से पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। एक नंबर कहा जाता है एब्सोल्यूट नंबर और एक दूसरा नंबर होता है रिलेटिव नंबर। अब ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव नंबर क्या है, बड़ी साधारण सी भाषा में आप इसे समझिएगा। देखिए मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि मेरी हाइट 5 फीट है, तो 5 फीट यहां एक एब्सोल्यूट नंबर है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मेरी हाइट रमेश की हाइट की डबल है, मेरी हाइट रमेश की हाइट की डबल है और रमेश की हाइट है 3 फीट, तो यहां पे अब जो बात मैंने कही, यहां मेरी हाइट एक रिलेटिव नंबर है, मतलब वो एक नंबर से रिलेट करके ही बाहर आ सकती है। समझ में बात आई आपको? एब्सोल्यूट नंबर किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। जैसे क्रेडिट परचेज यहां पे 1,80,000 है, ये बात एक अटल सत्य है कि ये 1,80 ही है, लेकिन कैश परचेज को इसने अमाउंट एब्सोल्यूट ना बता के रिलेटिव बता दिया। क्या रिलेशन बनाया कि साहब ये इसका 25% है, मतलब अगर ये 100 रुपए है तो ये 25 है। तो बेटे हमने क्या करा, क्रेडिट परचेज को भी रिलेटिव नंबर में ही कन्वर्ट कर दिया, ये 75 कर दिया, ये इसका रिलेटिव नंबर है और ये दोनों ही नंबर रिलेटिव किससे हैं? टोटल परचेज से। समझ में आया आपको? अब बेटे आपको ये परसेंटेज जो गिवन होती है 100, 25 और 75, ये और कुछ नहीं जी, परसेंटेजेस हैं। अगर ये 100% है तो ये 25% है और ये 75% है, 75% है। अब बात ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आए कि एक अमाउंट रिलेटिव गिवन हो, तो तरीका ये होता है कि इनमें से जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है, जैसे क्रेडिट परचेज गिवन थी, आप उसकी रिलेटिव अमाउंट निकाल लो। इसी वजह से हमने पहले 75 इसका रिलेटिव अमाउंट निकाला। अब बेटे जो आपको चाहिए ना, ये ना तीनों की रेशो है, जो आपको चाहिए उसकी रेशो को ऊपर रखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनाओ। आप जानते हैं ना रेशो P/Q की फॉर्म में होती है, P इज न्यूमरेटर एंड Q इज डिनोमिनेटर। तो हम एक रेशो बना रहे हैं इनके रिलेशन से, और उस रेशो के थ्रू इससे आंसर निकाल लेंगे। देखिएगा कैसे, जो भी आपको चाहिए उसे टॉप पे रखिए। जैसे मुझे कैश परचेज चाहिए तो मैं इसकी रेशो को टॉप पे रखूंगा, और जो भी आपको एब्सोल्यूट अमाउंट गिवन है उसकी रेशो से डिवाइड करिए। एब्सोल्यूट अमाउंट में किसका गिवन है? क्रेडिट परचेज का। इसकी रेशो से मैं करूंगा डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे किससे? ये जो इसका एब्सोल्यूट अमाउंट था 1,80,000, तो कैश परचेजेस अपने आप आ जाएगा। मैं आपको ये एक और तरीके से बात समझाऊंगा, पहले इस तरीके को समझिए क्योंकि ये शॉर्टकट और सबसे आसान है। देखिए हमें क्या करना होता है, अगर रिलेटिव नंबर गिवन हो तो आप तीनों की पहले रेशो बना दीजिए। रेशो बनाने के बाद जिसका भी एब्सोल्यूट नंबर गिवन है उसी से सारा आंसर निकलेगा। ये एक वो धागा है जिसे खींचने से ये पूरी कमीज फटेगी, ठीक है ना? तो बस इस धागे को पकड़े रहो। हमने इसे यहां रखा। अब कैसे कैश परचेज कैसे निकालें? जो चाहिए उसकी रेशो से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर उसे रखिए, और जो गिवन है जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी गिवन है तो इसकी रेशो से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप ऐसे करते तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है?
60,000। 60, हाँ। और क्रेडिट परचेज था 1,80,000, तो यानी कि टोटल परचेज कितना हो गया? 2,40,000। 2,40,000। सर रेशो में तो टोटल परचेज भी आता है। हाँ बिल्कुल आता है। तो क्या हम टोटल परचेज 2,40,000 डायरेक्टली निकाल सकते थे? यस। आपको क्या करना है, जो भी गिवन है, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ये गिवन है, इसको इसकी रेशियो से डिवाइड कर दो, और जो भी निकालना हो, अगर ये निकालना है तो 25 से मल्टीप्लाई, और ये निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। मतलब फिर ये वैल्यू पता क्या हो जाती है? अगर मैं 1,80,000, ये देखो, अगर मैं 1,80,000 को 75 रेशो से डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो भी बेटे 2,40,000 ही आएगा। आप करके देख लीजिए। समझ में आ रही है बात आप सबको? यस सर। क्या आप सबको ये समझ में आया एब्सोल्यूट और रिलेटिव अमाउंट का चक्कर क्या है और इससे Yes, रेशो sir. कैसे बनती है? यस सर। हालांकि इसे करने का एक और तरीका है यूनिटरी मेथड, जो आप बचपन में पढ़ते थे, लेकिन वो बचपन की बातें हैं, वो तीसरी चौथी क्लास तक ही सही रहती है। थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के बाद बेटे ये बचपन की बातें जो है ना, हमें अपाहिज बनाती है, हमारी कैलकुलेशन स्लो करती है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं यूनिटरी मेथड पे नहीं जाता। आप सभी बताएं, क्या आपको ये क्लियर हुआ है? सभी बच्चों का जवाब आया। यस सर, हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, तो बेटे टोटल परचेजेस 2,40,000 आ गए। बस इस वैल्यू को यहाँ रखिए, और अब हमारा आंसर तैयार है। ये आएगा 2,45,000। बोलो, दिस इज आंसर। यस सर। इसमें बस खेल था एब्सोल्यूट और रिलेटिव नंबर का। अब क्वेश्चन ऐसी शरारतें करने लग जाता है जब उसे बच्चे को उलझाना हो कैलकुलेशंस में। लेकिन अब आपको ये भी समझ में आ गया। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक होता है खत्म। आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप वो होमवर्क लीजिए, इसे घर से करिए, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो बेटे, कुछ भी हो जाए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस की छोड़ दिया है। इलस्ट्रेशंस है होमवर्क में 28। इलस्ट्रेशन। 2 इलस्ट्रेशन होमवर्क में 28 और 29 इलस्ट्रेशन। ठीक है, ओके सर। ये होमवर्क कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। कल हम 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। इलस्ट्रेशन 28 एंड 29, दिस इज होमवर्क फॉर टुडे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चों, थैंक यू। और आप सभी होमवर्क करिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके सर, बाय।
हेलो 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 हाँ तुषार, तुषार आज आप क्लास में क्यों नहीं थे? नेटवर्क प्रॉब्लम? क्या दिक्कत हो गई नेटवर्क की? तो देखो तुषार, ऑफलाइन कब होगा ये तो अभी यार कहना मुश्किल है, क्योंकि अ, जब तक ये कोविड है तब तक ऑफलाइन हो नहीं पाएगी अभी। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए हुए हैं, आप ऑफलाइन का वेट मत करो, सारा सिलेबस निकल जाएगा। वो तो जब होगा, सब ठीक हो जाएगा तो ऑफलाइन ही करेंगे, ठीक है ना? और बुक लिए अभी? यार दुकान खुली हुई है, मैं मार्केट जा रहा हूँ, कहे तो मैं ला दूँ तेरी बुक। ठीक है।
हेलो, दीपांशु है? हाँ जी। मैं दीपांशु के ट्यूशन से बात कर रहा हूँ, एक बार बात करा दो। कहाँ गया देखो? दे। कौन था? ना। हेलो। हाँ जी। सर अभी कर रहा है जी। बात हो रहा है। ठीक। हेलो यश, गुड आफ्टरनून। बेटे आज आए नहीं क्लास में?